तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज की ये जो आपका क्लास है, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपकी ये एमएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है। एमएड सेकेंड सेमेस्टर की ये क्लास है और ये क्लास स्पेशल लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। लेकिन यदि आपका सिलेबस मैच करता है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हों या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के हों, आप इस क्लास को देख सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। चाहे आप बीएचयू के हों या एससीयू के हों या फिर आप डीयू में एमएड कर रहे हों, तो आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पेपर होगा। तो आप अपना सिलेबस मैच करके इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएड सेकेंड सेमेस्टर फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि हमें इंडियन फिलोसफी पढ़नी है, उसकी ये क्लास है। और मेरा नाम है दोस्तों ब्रिजेश कुमार। और जैसा कि एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने आपको यही पेपर पढ़ाया था, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। उसमें आपको वेस्टर्न फिलोसफी पढ़नी थी, तो उस पे मैंने ढेर सारे लेक्चर लिए हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो अगर आप सबने मेरे से एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हम पढ़े हैं। मुझे सुनकर प्रसन्नता होगी और आप लोगों के लिए और कुछ कर पाऊँ, अच्छे कंटेंट आपको उपलब्ध करा पाऊँ, अच्छे स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा पाऊँ, इसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने मुझसे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वाला पेपर पढ़ा है, और पढ़ा था तो आपका पेपर कैसा गया था, क्या मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को यूजफुल था, उसकी यूटिलिटी आपको पेपर में दिखी थी। तो आप ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो समय को न बर्बाद करते हुए हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के समय कुछ इम्पोर्टेंट पीडीएफ होंगे जो वहाँ पर आपको पहुँचाए जाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, जो अभी ये हम पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पेपर, इसकी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर तो आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में आपको मिली जाएगी। आप इससे आराम से पढ़ के खुद से नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के समय आप लोगों की मांग होती है कि सर पीडीएफ हम लोग को प्रोवाइड करा दीजिए। तो इस बार मैंने सोचा है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका सारा पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूँगा। लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम कुछ पेमेंट करना होगा। कम से कम एक मैं राशि रखूँगा, एक प्राइज़ रखूँगा जिसको कि आपको पेमेंट करना होगा। और वो जो प्राइज़ होगी, जैसे कि आप मार्केट में श्योर सीरीज खरीदने जाते हैं तो आपको 100, 150, 200 की मिल जाती है श्योर सीरीज, और उसमें आपको अच्छा कंटेंट भी नहीं मिलता है, अच्छा आंसर आपको नहीं मिलता है क्वेश्चन का, जो जेन्यून आंसर राइटिंग होती है वो आपको नहीं मिल पाती है। तो हम आपसे यहाँ कोई पैसा नहीं कमाएंगे या फिर हम आपसे कुछ चीज़ बेच नहीं रहे हैं। हम जो मेरा समय लग रहा है, जो मेरा श्रम लग रहा है, जो रिसोर्सेस मुझे इकट्ठे करने पड़ते हैं, तो उसके लिए एक मिनिमम प्राइस मैं आपसे लूँगा और उसके बदले में इन पीडीएफ को मैं आपको देता जाऊँगा। तो यदि आप अभी से ही हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो जो ये पीडीएफ की प्राइस होगी मैं आपको पहले या मतलब ये आज के वीडियो लेक्चर में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन दूसरे या तीसरे वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितना पेमेंट करना होगा। उसके बाद व्हाट्सएप पर आप लोग का एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जाएगा एमएड सेकेंड सेमेस्टर वालों का। उसमें आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, स्पेशल तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए है, लेकिन अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से भी बिलोंग करते हैं और आपका सिलेबस मैच करता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें आपको जोड़ा जाएगा, और प्रतिदिन जो वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होंगे उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे सेंड कर दी जाएगी, और एग्ज़ाम के समय वो सारी पीडीएफ मर्ज करके आपको एक बुक के रूप में सेंड कर दी जाएगी। और इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक होगा जो कि आपसे नहीं आता होगा और वो एग्ज़ाम में उस टॉपिक के आने की संभावना होगी, तो उस पे भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, यदि आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ते हैं तो।
तो आप लोगों के लिए प्लानिंग है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे बैच से जुड़िए, और जो श्योर सीरीज की कीमत आप मार्केट में देते हैं 100-150 रुपये, वैसे ही प्राइस में रखूँगा। इसका लक्ष्य पैसा कमाना या फिर ये मकसद नहीं है। इसका लक्ष्य ये है कि जो मेरा समय है, जो मेरा श्रम लग रहा है, समय लग रहा है, और जो रिसोर्सेस को इकट्ठा करने में जो मेरा इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, उसका कैसे आप लोगों को से उसको मैं रिकवर कर पाऊँ, तो ये चीज़ है, ठीक। और बाकी यदि आप नहीं खरीदना चाहते हैं पीडीएफ तो उसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये वीडियो लेक्चर ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, और इसको देख के आप स्वयं से भी नोट्स बना सकते हैं, तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके ऊपर है, अगर स्वयं से नोट्स बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाते हैं तो एक मिनिमम प्राइस पेमेंट करके, मिनिमम फीस पेमेंट करके आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, और ये सारी पीडीएफ मैं आपको रोज़ भेजता जाऊंगा। जब जब वीडियो लेक्चर अपलोड होगा उसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएगी, ठीक। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हम फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सेकंड सेमेस्टर में पहला पेपर है, इसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें इंडियन फिलोसफी पढ़नी है। और उसमें आज हम यूनिट 1 को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं? यूनिट 1 को। यूनिट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। यूनिट 1 में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के बेसिक फीचर्स हमें पढ़ने हैं। इंडियन फिलोसफी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो हमें पढ़ने हैं। और फिर इसके बाद हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन का क्या ऐतिहासिक क्रम रहा है वो हम पढ़ेंगे। ब्रीफ स्केच ऑफ इंडियन सिस्टम एंशियंट एंड मेडिवल हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम को भी हम पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन को कैसे वर्गीकृत किया गया है वो चीज़ भी हम देखेंगे। तो एक एक करके सारे टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलोसफी, और ये यूनिट में थोड़ा आपको ब्रॉड वे में पढ़ाऊँगा क्योंकि ये आपका बेस होगा इस पेपर का। तो यूनिट 1 में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यूनिट 2 से हम स्पीड बढ़ा देंगे और जल्दी जल्दी हम एग्ज़ाम के नज़रिए से पढ़ते चलेंगे। और कमेंट में आप बता ही दीजिएगा कि आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहते हैं या फिर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाते चलूँ, यानी कि ऐसा पढ़ाऊँ जिस एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन आप अपने फ्यूचर में कर पाओ। तो ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप प्रैक्टिकली पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ते हुए चलना पड़ेगा, और यदि आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहते हैं तो मैं फिर जल्दी जल्दी में पढ़ा सकता हूँ। तो ये आप अपना राय दीजिएगा। बाकी आप मेरा आदत तो जानते ही हैं कि जब तक मैं अच्छे से नहीं पढ़ाता हूँ, डीप में नहीं पढ़ाता हूँ, विस्तृत चीज़ें नहीं बताता हूँ, मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। और मैं इसी चीज़ को लेके अपने जीवन में हमेशा मतलब संघर्ष करता रहता हूँ कि मैं कैसे अपने शिक्षण विधि को अपडेट करता रहूँ, सुधारता रहूँ, कैसे नई चीज़ों को उसमें शामिल करता रहूँ। और मुझे लगता है कि एक शिक्षक की यही लड़ाई होनी चाहिए खुद से, तभी वो एक बेहतर शिक्षक बन सकता है। तो आप लोग भी यही कीजिएगा क्योंकि आप भविष्य के शिक्षक तो हैं ही, और एक शिक्षाविद के भी रूप में आप कदम रखने जा रहे हैं शिक्षा के जगत में। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि एमएड वाले क्या हैं, एक शिक्षाविद हैं, और वो शिक्षाविद बनने की लाइन में जा रहे हैं। वो नेट और पीएचडी करने के बाद क्या है, भारत के जो शिक्षा का भारत में जो शिक्षा का सेक्टर है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका वो अदा करेंगे। एनसीईआरटी में जा सकते हैं, एससीईआरटी में जा सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय के अंडर काम कर सकते हैं। तो एमएड वाले बहुत बड़े हैं, और एमएड वाले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो चलिए हंसी मजाक से हट के शुरुआत करते हैं सेशन का। देखिए ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम बहुत सीरियसली पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग से सब ऊपर ऊपर से जाता है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि हम आराम से पढ़ें। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलोसफी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे भारतीय दर्शन का परिचय। तो हम भारतीय दर्शन का परिचय पढ़ेंगे, और इसमें हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले जिस काल को हम पढ़ते हैं वो वैदिक काल है, और वैदिक काल की जो अवधि होती है 200 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि 200 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक वैदिक काल की अवधि है, कुछ लोग बोलते हैं 600 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक वैदिक काल की अवधि है। तो इसमें कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप यही लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे नोट कराया है। तो सबसे पहले हम विकास क्रम देखेंगे अपने इंडियन फिलॉसफी का, भारतीय दर्शन का, कि कैसे कैसे भारतीय दर्शन का विकास हुआ। कहा जाता है दोस्तों कि संसार में सबसे पहले जहाँ दर्शन का विकास हुआ वो हमारा भारत देश ही है,
और भारत देश में जब हम दर्शन के विकास होने के क्रम को देखते हैं तो सबसे पहले वैदिक एज को हमें पढ़ना होता है, वैदिक काल को हमें पढ़ना होता है। और जब हम वैदिक एज को पढ़ते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, वेद को जिसे कि इंग्लिश में हम वेदाज बोलते हैं, और दूसरा उपनिषद को। तो वेद से ही आपका उपनिषद आया है, और तो सबसे पहले हम वेद को देखेंगे, देन उसके बाद हम उपनिषद को देखेंगे। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आज के वीडियो लेक्चर में कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा। जैसे ही दूसरा वीडियो लेक्चर होगा आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने आपको इस प्रकार से क्यों पढ़ाया है। तो मैं आपको धीरे धीरे चीज़ों से कनेक्ट करता जाऊंगा, और बाद में इंडियन फिलॉसफी का एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में, आपके इमेज में, आपके दिमाग में उसका इमेज बन जाएगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको समझाने की 100% गारंटी मेरी है, वो मैं आपको समझा के रहूँगा। बाकी आप ध्यान से खाली पढ़ते जाइए कॉन्सेंट्रेट करके। तो देखिए, सबसे पहले हम वेद को जानेंगे, जिससे कि हम इंग्लिश में वेदाज बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, वेदों को किसने लिखा पता नहीं है। हजारों लोगों ने वनों में रहते हुए, तपस्या करते हुए इन मंत्रों की रचनाएं की होगी। वेदों में देखिए दरअसल है क्या, वेदों में मंत्रों का किसी भी चीज़ को हम इकट्ठा करते हैं तो क्या बोलते हैं, मंत्रों का मतलब वो है संकलन है। बहुत सारे मंत्र उसमें लिखे गए हैं वेदाज में। और वो मंत्र किसके थे, हजारों लोग वन में रहते थे, तपस्या करते थे, तो उनके द्वारा जो मंत्र बोला जाता था उन्हीं को इसमें वेदाज में लिखा गया है। फिर इसके बाद न्याय दर्शन में बोला गया है कि ये जो वेद है ईश्वर द्वारा रचित है, मानवीय नहीं है। तो ये फैक्ट है, आप याद रखेंगे। वहीं मीमांसा दर्शन में वेद को क्या बोला गया है कि ये अकृतक है, यानी इसकी रचना किसने की है इसका पता नहीं है। ये नैसर्गिक है, यानी न्यूट्रल है, मतलब कि ये अपने आप रचित हो गया है, नित्य है, कभी खत्म नहीं हो सकता, प्राकृतिक है, यानी इसके बारे में कि इसको किसने रचित किया है इसकी जानकारी नहीं है। वेदों के ज्ञान को कंपाइल किया गया होगा कुछ लोगों द्वारा। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो ऋषि मुनि थे वे मंत्रों का उच्चारण करते थे, और उनके जो शिष्य होते थे वो सुनकर लिख लेते थे, और उसको वेदों में पूरा इकट्ठा कर लिया गया। तो वेदों को क्या किया गया है कि वेदों में जो ज्ञान है उसको कंपाइल किया गया है, अलग अलग सोर्सेस से उसको उसमें रखा गया है, ये चीज़ बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या है, वेदों को इकट्ठा करने वाले जो थे वो वेद व्यास ऋषि को बताया जाता है। ये वेद व्यास कौन है, तो ये वेद व्यास वही हैं जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है, महाभारत की रचना की है। ऋषि बादरायण भी को भी वेद व्यास के समकक्ष समझा जाता है, और कुछ लोग वेद व्यास को ऋषि बादरायण भी बोलते हैं, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र और वेदांत को लिखा था, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र और वेदांत को लिखा था। इसके बाद दोस्तों वेदों की जो संख्या है, वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है, और चौथा अथर्ववेद है। इसके बाद जो वेद हैं दोस्तों उसमें कई ईश्वरों को माना गया है। वेद में एक ईश्वर की बात नहीं की गई है, सूर्य, वरुण, इंद्र, इस प्रकार के कई ईश्वरों की बात की गई है। उसमें यह भी लिखा गया है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि सत्य एक है, अलग अलग तरीके से कहा जाता है। तो यानी भगवान एक है लेकिन अलग अलग उनके रूप हैं। तो ये ऋग्वेद में आपका लिखा गया है। फिर इसके बाद प्रत्येक के वेद के दोस्तों 4 हिस्से हैं। प्रत्येक वेद के कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं। ऋग्वेद के 4 हिस्से हैं, सामवेद के 4 हिस्से हैं, यजुर्वेद के 4 हिस्से हैं, अथर्ववेद के 4 हिस्से हैं। तो जो 4 हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला हिस्सा है संहिता। संहिता में क्या होता है, मंत्र लिखे होते हैं। दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण में पूजा पाठ के विधि विधान लिखे रहते हैं कि पूजा पाठ किन विधियों से करना है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, वो पूजा कराते हैं तो उनको सारा पता रहता है कि किस विधि विधान से पूजा कराना है। तो पहले वेदों का जो दूसरा हिस्सा था उसको ब्राह्मण बोलते थे, और ब्राह्मण में पूजा पाठ के विधि विधान का वर्णन होता था। तो पूजा पाठ करने वालों को इसीलिए बाद में ब्राह्मण भी कहा गया होगा, ये हम समझ सकते हैं। फिर जो वेदों का तीसरा हिस्सा है वो है आरण्यक। आरण्यक का मतलब आप ऐसे ही समझ जाते हैं कि जो वनों में निवास करते थे, जो तपस्वी थे, ऋषि मुनि थे, उनके लिए जो नियम बनाए गए थे उनका वर्णन वेदों के वेदों का जो तीसरा हिस्सा है आरण्यक, उसमें हमें मिलता है। वेदों का जो चौथा हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, उपनिषद। तो उपनिषद क्या है, अब पता चल गया ना। वेदों का चौथा हिस्सा है, वेदों का जो अंतिम भाग होता है उसे हम उपनिषद बोलते हैं।
तो ये चीज़ आप समझ गए। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, उपनिषद को पढ़ेंगे। तो उपनिषद के बारे में आप समझ गए होंगे कि वेदों का जो अंतिम हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, इसको हम उपनिषद बोलते हैं। आपको पता होगा कि उपनिषद टोटल 108 बताए जाते हैं, जिसमें से 10 या 12 उपनिषद को महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद बृहदारण्यक और छांदोग्य जो उपनिषद हैं, इनको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और ये सबसे पुराने उपनिषद हैं, ऐसा भी कहा जाता है। बृहदारण्यक जो उपनिषद है वो यजुर्वेद से संबंधित है और जो छांदोग्य उपनिषद है वो सामवेद से संबंधित है। फिर इसके बाद उपनिषद का जो एक अन्य नाम है, वेदांत भी उपनिषद को बोलते हैं, क्योंकि ये वेदों का अंतिम हिस्सा होता है, तो इस वजह से उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं। फिर इसके बाद देखिए, वेद क्या है, वेदों को दर्शन के रूप में नहीं देखा गया है, लेकिन हमारे जो भारत में जितने भी दर्शन हैं और जितने भी दर्शन की मूल धारणाएं हैं, उनका जो सोर्स है ना, उनकी जो जननी है ना, उनका जो जन्म हुआ है, उनका जो बेस उठाया गया है, वो हमारे वेदाज से ही उठाया गया है, वेदों से ही उठाया गया है। तो इसलिए जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं, भारतीय दर्शन को पढ़ते हैं, तो हमें वेदों को सबसे पहले जानना और पढ़ना जरूरी था, इसलिए हमने वेदों से स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही वेद से आगे बढ़ के उपनिषद आया, और तो उपनिषद को दर्शन के रूप में मान्यता मिलने लगी, और उपनिषद को हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है, दर्शन है। क्योंकि वेदों में क्या है, हमारे मंत्र हैं, पूजा पाठ के विधि विधान हैं, और वनों में रहने वालों के नियम हैं, उपनिषद है। तो वेद क्या था, वेदों को दर्शन के रूप में हम नहीं देखते थे, लेकिन हमारे जो भारतीय दर्शन है उसकी जो मूल धारणा है, जननी है, वो वेदाज ही हैं, इसलिए हमने वेदों को स्टार्टिंग में पढ़ा। उपनिषद जैसे आया तो उपनिषद को दर्शन के रूप में देखा जाने लगा। दर्शन का सबसे गहरा बिंदु इसमें दिखता है, ऐसा बताया जाता है। जब आप उपनिषद जो 10-12 महत्वपूर्ण है उनको पढ़ेंगे, तो दर्शन का जो सबसे डीप पॉइंट है आपको इसमें देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, उपनिषद को दर्शन हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उपनिषद में बात की गई है कि आत्मा है या नहीं है। तो उपनिषद में बोला गया है कि आत्मा है। मोक्ष की धारणा को भी मान्यता दी गई है उपनिषद में कि जीवन का जो सबसे परम लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति करना है। पुनर्जन्म भी होता है कि इंसान जैसे ही मरता है तो उसका दोबारा जन्म हो जाता है। तो आत्मा, मोक्ष की धारणा, पुनर्जन्म, ये सब की बात उपनिषद में की गई है। तो इस प्रकार से उपनिषद क्या हो जाता है, आपका एक दर्शन हो जाता है। क्योंकि दर्शन में हम तत्व मीमांसा के अंदर क्या पढ़ते हैं, आपको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मेटाफिजिक्स पढ़ाया था। तो मेटाफिजिक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम आत्मा की बात करते हैं, मोक्ष की धारणा, परम सत्ता, पुनर्जन्म, ये सब की बात करते हैं, तो वो दर्शन के अंतर्गत बात की जाती है। तो इसलिए उपनिषद को दर्शन के रूप में देखा जाने लगा। दर्शन का सबसे गहरा बिंदु इसमें हमें दिखता है। आत्मा है कि नहीं, मोक्ष की धारणा क्या होती है, पुनर्जन्म क्या होता है, इन सब के बारे में उपनिषद में बात किया गया है। इसलिए उपनिषद को हम दर्शन के रूप में देखने लगे। तो जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो हम वेद से स्टार्ट करते हैं, और वेद का अंतिम हिस्सा उपनिषद होता है। फिर हम उपनिषद पे आते हैं, और उपनिषद से हमें पता चलता है कि उपनिषद को दर्शन के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि इसमें आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष के बारे में बात किया गया है। इसमें परम सत्ता के बारे में भी बात किया गया है। उपनिषद बोलता है कि जो परम सत्ता है, जो क्या बोलते थे उसको इंग्लिश में, मैंने मेटाफिजिक्स में आपको पढ़ाया था परम सत्ता को, कि यूनिवर्सल ट्रूथ कह लीजिए, या फिर एग्जिस्टेंस जो है, परम सत्ता जो है, उसको क्या बोला गया है उपनिषद में, परम सत्ता ब्रह्मा है। और कैसा ब्रह्मा, निर्गुण ब्रह्मा है, निराकार ब्रह्मा है, जिसका कोई आकार नहीं है। उपनिषद में लगभग वो सारी दार्शनिक मान्यताएं हैं जो आज तक हम अनुसरण करते हैं। हिंदू धर्म में जो आप रीति रिवाज, जो संस्कृति, जो सभ्यता देखते हैं, वो सारे उपनिषद में वो दार्शनिक धारणाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं, आज जो जीवन जीने का तरीका है, वो उपनिषद से ही लिया गया है, उपनिषद को ही वो फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से उपनिषद को दर्शन माना जाता है। वैदिक कर्म कांड ज़्यादा बढ़ने लगा। पहले क्या था, वैदिक काल में वेदों का शुरुआत हुआ, वेद आए, उसमें नियम कानून सब बताए गए, फिर उपनिषद आया। फिर इसके बाद जो वैदिक कर्मकांड थे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगे। जो रूढ़िगत धारणाएं थी धर्म के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे और विधि विधान के नाम पे, गलत भी किया जाने लगा, यानी कि कुछ ज़्यादा अंधविश्वास का जन्म होने लगा। पशु बलि पर आधारित यज्ञों का सामाजिक रूप से विरोध होना शुरू हो गया। जब वैदिक कर्मकांड ज़्यादा बढ़ने लगा तो जो पशु बलि, आप समझते होंगे कि अभी भी आप कई धार्मिक स्थलों पे जाते हैं तो आप देखते होंगे जो बकरी होती है या छेरी होती है या गाय बैल की बलि दी जाती है,
पूजा दी जाती है, छेरी बकरी जो होते हैं उनको काटा जाता है, उनके रक्त को चढ़ाया जाता है, तो इसका समाज द्वारा विरोध शुरू होने लगा कि ये गलत है। देखिए, पूजा पाठ करना सही है, धार्मिक मान्यताओं को भी मानना सही है, हम आस्था रख रहे हैं अपने ईश्वर से, अपने प्रभु से, वो भी सही है। तो ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन हम किसी पशु की, किसी जीव की जान ले लें और ये बोलें कि किसी जीव की जान लेने से हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे आका खुश हो रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है। तो ये बताया जाने लगा कि जो भारतीय दर्शन का जब हम इतिहास क्रम देखते हैं और घटनाक्रम देखते हैं, विकास क्रम देखते हैं, तो वेदों से उसका स्टार्टिंग होता है और वेदों से स्टार्टिंग होने के बाद उपनिषद आता है और उपनिषद के आने के बाद जब वैदिक काल की समाप्ति होने लगी तो वैदिक कर्मकांड ज़्यादा बढ़ने लगता है, यानी कि धर्म के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे कुछ अंधविश्वासों को मान्यता मिलने लगता है, कुछ रूढ़िगत धारणाओं को मान्यता मिलने लगता है, तो समाज फिर इनका विरोध करने लगता है, ये वैदिक कर्म कांडों का। तो इसके आगे फिर क्या होता है वो हम सेकेंड वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे और सेकेंड वीडियो लेक्चर में मैं ये सारा रिपीट करूंगा और आपको नई चीज़ों से कनेक्ट करूंगा। इसके लिए आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। सेकेंड वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि यदि आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो कितना आपको फ़ी पेमेंट करना होगा और आपको एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और जैसे जैसे वीडियो लेक्चर अपलोड होगा इसकी PDF आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो आज का वीडियो लेक्चर था आपको समझ आया कि नहीं आया। आज हमने भारतीय दर्शन के विकास क्रम में वेदों से इसका शुरुआत हुआ, ये पढ़ा, उपनिषद आया और उपनिषद के बाद वैदिक कर्मकांड बढ़ने लगा, पशु बलि पर आधारित यज्ञों का समाज द्वारा विरोध होने लगा। इसके बाद क्या हुआ वो हम सेकेंड वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे और ऐसे ही हम जो भारतीय दर्शन का विकास क्रम है उसको पूरा पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम भारतीय दर्शन की फीचर्स को पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको पढ़ेंगे, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो सेकेंड वीडियो लेक्चर जब आप देखेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। फिलहाल जितना आज हमने समझाया है इसमें यदि कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमसे बताइएगा और कैसा लगा आज का ये वीडियो लेक्चर आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे संबंधित कम्युनिटी टैब में मैं कोई क्वेश्चन भी पुटअप कर दूंगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कीजिएगा, तो उससे मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया है या नहीं आया है। तो जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।